डेली की तरह 2-3 बातें कि कोरोना वायरस है, फिज़िकल क्लासेस पॉसिबल नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इससे गोल्डन टाइम अपॉर्चुनिटी समझिए अपनी स्टडीज़ के लिए कि आपको जो है वो एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ रहा ट्रैवलिंग में, ठीक है, या दूसरे कामों में। तो आपके पास सिर्फ पढ़ने के लिए टाइम है, घर वाले आप पे भी कोई बर्डन नहीं डालते होंगे स्टडीज़ के अलावा, तो फोकस कीजिए अपनी स्टडीज़ की तरफ, ठीक है। जो काम स्पेशली केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो और मैथ्स जो डेली का काम है उसे डेली करें, आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को, ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि सेकंड चैप्टर जो है इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपने इस चैप्टर को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा था, अगर कुछ डेफिनेशंस आती हैं तो मैं बता भी रहा था साथ साथ आपको कि ये डेफिनेशन फ्रीक्वेंटली रिपीट हुई है, तो आप इसे देखते जाइएगा साथ साथ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आप लोगों ने देखना है, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी आज का। आज की हमारी जो स्टडीज़ हैं दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया। सेकंड चैप्टर में हमने सीखा कि 5 प्योरीफिकेशन टेक्निक्स हम पढ़ेंगे, जिसमें फिल्ट्रेशन हमने पढ़ लिया, क्रिस्टलाइजेशन हमने पढ़ लिया, सब्लिमेशन पढ़ लिया, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़ लिया, और आज की जो हमारी लास्ट टेक्निक है दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी जी। तो बेटे स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जी हमारा क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले तो इसकी हेडिंग लिखेंगे, क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी है क्या? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन जो है वो हमें पता होनी चाहिए। कहते हैं जी कि क्रोमेटोग्राफी बेसिकली सेपरेशन है मैं एक बार कंप्लीट डेफिनेशन लिखूं, उसके बाद मैं उसे डिस्कस भी करूंगा। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर on the basis of relative affinity of components with stationary and mobile phase, with stationary and mobile phase। जी बेटा ये डेफिनेशन है क्रोमेटोग्राफी की। अब ज़रा इस डेफिनेशन को देख लें, समझ लें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। क्रोमेटोग्राफी है क्या? वो कहते हैं जी हमने सेपरेशन सीखनी है। इसमें सेपरेशन किन की? एक मिक्सचर में मौजूद कंपोनेंट्स की सेपरेशन सीखेंगे। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम का कोई ना कोई तरीका, कोई प्रिंसिपल, कोई बेस, कोई मेथड, बिल्कुल हाँ यहाँ पर भी मौजूद है। किस बेसिस पे? वो कहते हैं जी कि रिलेटिव अफिनिटी। अफिनिटी मतलब अट्रैक्शन। आपके पास मिक्सचर है, मिक्सचर में कुछ कंपोनेंट्स हैं, आपने उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। सेपरेशन कैसे होगी? आप इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स की सेपरेशन करेंगे स्टेशनरी और मोबाइल फेस के दरमियान अट्रैक्शन से। स्टेशनरी मोबाइल फेस क्या है, इनके ऊपर भी बहस होगी, पहले ज़रा देख लें आप। रिलेटिव अफिनिटी ऑफ कंपोनेंट्स किनके साथ? विद स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। दो तरह के फेज आपके पास होंगे, या बड़ी सादा बात करूं अगर तो दो तरह के केमिकल्स आपके पास होंगे। आप मिक्सचर को दोनों केमिकल्स के साथ जो है वो जब ऑपरेटर सेट करेंगे तो मिक्सचर में मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स एक फेज में रह जाएंगे यानी कि स्टेशनरी फेज में रह जाएंगे,
और कुछ कंपोनेंट्स मोबाइल फेज में ज़्यादा मोबाइल फेज के साथ मूव करेंगे। तो कंपोनेंट्स की मूवमेंट के लिहाज से मिक्सचर में से कंपोनेंट्स सेपरेट हो जाएंगे। जब सेपरेशन होगी तो हमें पता चलेगा कि मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। मोस्टली बेटे हमें चीज़ें बाय वर्ड्स मुश्किल लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम परफॉर्म करते हैं तो चीज़ें बड़ी आसान है। इसको भी जब हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ी सी चीज़ें और भी क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ तक तो अभी हमने स्टडी किया इसकी सिर्फ डेफिनेशन को। अब दो बातें यहाँ पे आ रही हैं, एक तो स्टेशनरी फेज और दूसरा मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज क्या है और मोबाइल फेज क्या है, इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जी वो स्टेशनरी फेज की, कि स्टेशनरी फेज है क्या, और इसी तरह मैं यहां पे ही मोबाइल फेज लिख लेता हूं कि मोबाइल फेज क्या है जी। तो स्टेशनरी फेज क्या है, वो कहते हैं जी कि ये कोई लिक्विड भी हो सकता है या कोई सॉलिड भी हो सकता है। अ सॉलिड, या तो ये सॉलिड होगा, और अ लिक्विड, या ये लिक्विड होगा। स्टेशनरी फेज हमें सॉलिड की तरह दिखना चाहिए। तो अगर तो मैं कह देता हूं कि ये सॉलिड है, बात ठीक है। अगर मैं कहता हूं या ये लिक्विड है, तो अभी आप सोचेंगे कि सर ने तो कहा था कि सॉलिड की तरह होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, सॉलिड है तब तो ठीक है। अगर लिक्विड है तो हमें इसे इस तरह एडजस्ट करना है स्टेशनरी फेज को कि ये सॉलिड की तरह ही अपीयर जो है वो दिखाई दे। तो सॉलिड है या ये लिक्विड है। अगर लिक्विड है तो क्या किया, अ सॉलिड और अ लिक्विड, और अगर लिक्विड है तो आपने क्या किया, आपने इसे एडजस्ट कर दिया, एडजस्टेड ऑन द सरफेस ऑफ एन इनर्ट सॉलिड। अगर तो सॉलिड है तो वेल एंड गुड। अगर लिक्विड है तो आपने इसे किसी सॉलिड, कौन सा सॉलिड, इनर्ट सॉलिड, मतलब इनर्ट का मतलब जो रिएक्शन नहीं करेगा, ऐसा सॉलिड जो इस लिक्विड के साथ रिएक्शन नहीं करे, ऐसे सॉलिड की सरफेस पे आपने इसे क्या किया, एडजस्ट किया। तो ये आपके पास स्टेशनरी फेज बन जाएगा। ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे मोबाइल फेज की। मोबाइल फेज है क्या, अभी जस्ट मैं आपको डेफिनेशंस बता रहा हूं इनकी। आप स्टार्ट में ही अपने सारे आंसर नहीं ढूंढिएगा कि सर ने स्टेशनरी फेज तो कह दिया, लेकिन सर ने हमें डेली लाइफ में एग्जांपल नहीं बताई कि स्टेशनरी फेज है क्या। मैं डेली लाइफ की एग्जांपल्स की भी बात करूंगा, लेकिन हम स्लोली चलेंगे और सारे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया कि स्टेशनरी फेज क्या है, और नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूं अबाउट मोबाइल फेज जी। तो बेटे मोबाइल फेज की अगर बात करें तो वो कहते हैं जी कि या तो ये गैस है या लिक्विड है। गैस और लिक्विड। मोबाइल फेज है, मूव करेगा तो मूव करेगा या फ्लो करेगा, तो फ्लो तो सिर्फ गैसेस और लिक्विड ही कर सकते हैं। तो गैस और लिक्विड विच फ्लो ओवर दिस सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज, ये आपके पास मोबाइल फेज कहलाएगा। बेटे ये डेफिनेशंस दो ज़रूर देखिएगा, ये बार बार एग्जाम में इनकी सिर्फ डेफिनेशन पूछी गई है, आपसे ये नहीं कहा गया कि इनकी एग्जाम्पल भी बतानी है आपने साथ में। ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। स्टेशनरी फेज क्या है और मोबाइल फेज क्या है। स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकता है या लिक्विड। अगर लिक्विड है तो आपने इसे सॉलिड की सरफेस पे एडजस्ट कर दिया, इनर्ट सॉलिड की सरफेस पे। और अगर मोबाइल फेज है तो या तो ये गैस होगी या लिक्विड होगा। और मोबाइल मतलब मूविंग, तो ये फेज मूव करेगा किसके ऊपर, स्टेशनरी फेज की सरफेस पे। स्टेशनरी फेज मूव नहीं कर रहा, इसलिए आपने इसे स्टेशनरी कह दिया। और ये जो केमिकल है ये मूव करेगा, तो लिहाजा ये क्या है, मोबाइल फेज है। ले बेटे आगे चलते हैं बात को लेकर। जी तो नेक्स्ट हमने
कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें एमसीक्यूज के लिए पता होनी चाहिए। वो क्या है जी? वो कहते हैं जी कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी का जो बेसिक प्रिंसिपल है इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है? हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में पढ़ा भी था कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है कि सल्यूट अपने आप को दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि हमेशा कांस्टेंट रेशो दूसरे सॉल्वेंट में मूव करेगी। नो डाउट कि आपने मैटर नहीं करता कि आपने कितना सल्यूट जो है वो लिया। ले जी, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, अब पूछा गया पहले भी, इसलिए मैंने साइड पे लिख दिया। अब आगे बात को लेकर चलते हैं जी, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जिससे के से शो किया जाता है। मैं पहले हेडिंग बना देता हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे जी। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है क्या? आप इसे के से डिनोट करेंगे। मैं डायरेक्ट इसकी मैथमेटिकल वैल्यू लिखूंगा और वहां से ही हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे और इस कोएफिशिएंट का पर्पस क्या है उसे भी साथ साथ देखेंगे। K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज। मोबाइल फेज को मैं m डॉट पी से लिखूंगा टू सेव द टाइम, और इसी तरह डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है क्या? देखिए, आपने एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट आप हर कंपोनेंट के लिए डिफरेंट ये फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अब कौन सा कंपोनेंट मोबाइल फेज में ज्यादा जाएगा या स्टेशनरी फेज में रहेगा, इसकी वैल्यू हमें के से पता चलेगी। कैसे? यहां पे एक रिलेशन याद रखिएगा कि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट या कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट। मैं इस तरह लिख देता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज। बेटा ये आपने याद रखना है कि अगर तो आपके पास के की वैल्यू बड़ी आएगी तो इसका मतलब कि जिस कंपोनेंट को आप डिस्कस कर रहे हैं उसकी अफिनिटी, उसकी अट्रैक्शन मोबाइल फेज के साथ ज्यादा है, वो कंपोनेंट मोबाइल फेज में ज्यादा मूव कर जाएगा। अब थोड़ी सी इसमें ना बुक में जिस तरह ये टॉपिक लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में ऑर्डर थोड़ा सा रिवर्स है। आपको कुछ डेफिनेशंस पहले सिखा दी गई और प्रैक्टिकली बाद में सिखाया गया। अब बच्चा डेफिनेशन पढ़ता है, प्रैक्टिकली देखा नहीं, चीज़ें समझना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। तो इन चीज़ों का क्लियर विजन आपको मिलेगा जब मैं पेपर क्रोमेटोग्राफी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो उससे पहले तक जरा आपने डेफिनेशंस को सीखना है। ये डेफिनेशन जिस तरह मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपसे पूछी जाएंगी, आपने इन्हें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है मेरे साथ साथ। तो बात हो रही थी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की। मैंने कहा जी कि अगर के की वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बल्कि, कि लार्ज वैल्यू ऑफ के का क्या मतलब है और स्मॉल वैल्यू ऑफ के का क्या मतलब है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटे, स्मॉल वैल्यू ऑफ के और इसी तरह लार्ज वैल्यू ऑफ के। अब स्मॉल वैल्यू को क्या मतलब है? अगर तो के की वैल्यू स्मॉल है, इसी रिलेशन को आपने देखना है। अगर के की वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब जो कंपोनेंट है उसकी कंसंट्रेशन मोबाइल फेज में क्या होगी? स्मॉल होगी, क्योंकि के की वैल्यू डायरेक्टली रिलेटेड है कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज। अगर ये वैल्यू स्मॉल है तो ये वैल्यू भी स्मॉल होगी। अगर के की वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब कि जो कंपोनेंट आप डिस्कस कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन मोबाइल फेज में कम है। अगर मोबाइल फेज में कम है तो ज्यादा किस में होगी? स्टेशनरी फेज में होगी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि कंसंट्रेशन या कंपोनेंट
विल रिमेन इन स्टेशनरी फेज, कि जो कंपोनेंट है वो स्टेशनरी फेज में ही रहेगा। अगर के की वैल्यू लार्ज आ रही है तो कंपोनेंट, तो बेटे हम डिस्कस कर रहे थे कि वैल्यू ऑफ के अगर स्मॉल है या लार्ज है, तो इसका क्या मतलब है, अगर के की वैल्यू स्मॉल होगी तो इट मींस के कंपोनेंट की स्टेशनरी फेज के साथ अफिनिटी ज्यादा है। अब यहां से गैस कर सकते हैं, ठीक है। इट मींस के कंपोनेंट स्टेशनरी फेज में ही रुकेगा, और अगर के की वैल्यू लार्ज होगी तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोबाइल फेज में कंसंट्रेशन के, तो इट मींस के कंपोनेंट जो है उसकी अफिनिटी मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा होगी, और कंपोनेंट मोबाइल फेज के साथ मूव करेगा ऑन स्टेशनरी फेज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कंपोनेंट विल मूव ऑन स्टेशनरी फेज विद मोबाइल फेज, यानी कि कंपोनेंट मोबाइल फेज के साथ स्टेशनरी फेज की सरफेस पे मूव करेगा क्विकली। तो ये दो इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिलती हैं वैल्यू ऑफ के से, इन्हें आप अच्छे तरीके से बेटे देखिएगा। लास्ट में मैं चाह रहा था कि मैं यहां पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और मेंशन कर देता कि क्रोमेटोग्राफी ग्रीक वर्ड क्रोमाटोस से लिया गया, और क्रोमाटोस मींस कलर राइटिंग, ठीक है। तो एमसीक्यू है, मैं सारी बातें लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट एमसीक्यू का जो आंसर है लिख रहा हूं कि ग्रीक वर्ड क्रोमाटोस से लिया गया, क्रोमेटोग्राफी का वर्ड, जिसका मतलब है कलर राइटिंग। मैं यहां पे इसको रिमूव करके दोबारा से लिख रहा हूं कलर राइटिंग। ये बेटे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कोई तकरीबन 4 से 5 मरतबा ये बोर्ड में रिपीट हुआ है, तो इससे ज़रा आप देखिएगा साथ साथ। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। ये साइड में रिमूव कर रहा हूँ, अगर आपको नोट करनी हुई तो आप स्टिल करके जो है वो नोट कर सकते हैं। अब टाइप्स को डिस्कस करेंगे जी, क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स को। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, एक एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और फिर इन एड्सॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की सब टाइप्स भी आ जाएंगी, वो भी साथ साथ हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं यहां पे ही एरो लगा के मैं टाइप्स लिख देता हूं ताकि आपको पता हो। तो 2 तरह की इसकी टाइप्स है जी, एक एड्सॉर्प्शन और एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, और दोनों को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फेज। तो सबसे पहले तो बेटे एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या है, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और दूसरी होगी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं जी कि अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा तो इस तरह की क्रोमेटोग्राफी को आप एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। कब जी, अगर स्टेशनरी फेज इज सॉलिड, then this type of chromatography will called adsorption chromatography। और इसी तरह दूसरी है जी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड होगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं जी, जरा देखते जाइएगा। इफ स्टेशनरी फेज इज लिक्विड then this type of chromatography is called partition chromatography। इनके बेटे एग्जांपल्स भी देखते जाएं साथ साथ जरा। तो सबसे पहले एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल्स में लिख रहा हूं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। आप एक ही एग्जांपल याद रखें क्योंकि बुक में नहीं गिवन, तो आप ज्यादा एग्जांपल भी नहीं याद करें। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल जो है दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज द एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो बेटे यहां तक तो थ्योरेटिकल काम था रिलेटेड टू क्रोमेटोग्राफी। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता रहे कि हमने सीखा क्या अभी तक, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी
पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप यानी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी का। तो मैं यहां से ही स्टार्ट लूंगा इसका कि पेपर क्रोमेटोग्राफी है क्या। पेपर क्रोमेटोग्राफी, ले जी बेटे जरा साथ साथ रहिएगा, देखते जाइएगा साथ साथ। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, सबसे पहले तो आपने बता देना है कि इट्स अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है ये। सॉरी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब हमने अगर इसे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कह दिया तो हमें इसका स्टेशनरी और मोबाइल फेज भी बताना है। मैं दोबारा आपको एक एक्सप्लेन करता चलूं कि अभी तक स्टेशनरी और मोबाइल फेज को मैं बाय वर्ड्स डिस्कस कर रहा हूं। जब पेपर क्रोमेटोग्राफी को प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा कि स्टेशनरी फेज क्या है और मोबाइल फेज क्या है। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की ही टाइप है। इसमें स्टेशनरी फेज क्या होगा, तो कहते हैं जी कि इस केस में जो स्टेशनरी फेज है दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि क्रोमेटोग्राफिक पेपर में मौजूद होंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि वाटर मॉलिक्यूल्स इन या प्रेजेंट इन क्रोमेटोग्राफिक पेपर। आपकी बुक सेलुलोज का वर्ड भी यूज करती है। ठीक है, सेलुलोज भी आप कह सकते हैं, सेलुलोज भी वाटर ही है। तो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन क्रोमेटोग्राफिक पेपर। अब दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि इसमें मोबाइल फेज क्या है। तो बेटे इस केस में पेपर क्रोमेटोग्राफी के केस में मोबाइल फेज मोस्टली कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, कोई ऑर्गेनिक लिक्विड होता है। ठीक है, तो मैं भी यहां पे बिल्कुल इसी तरह मेंशन कर दूंगा कि इस केस में जो मोबाइल फेज है मोबाइल फेज इज यूजुअली एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कि कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम यूज कर सकते हैं इस केस में। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी के 3 तरीके, उन मेथड्स को डिस्कस करते हुए जो सबसे ज्यादा मेथड यूज होगा हम उसी मेथड को यूज करेंगे। तो 3 तरीके हैं जी पेपर क्रोमेटोग्राफी के। पेपर क्रोमेटोग्राफी 3 मेथड है इसके, और वो कौन कौन से हैं जी, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है और रेडियल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं डेफिनेशन तो नहीं लिखूंगा उनकी, मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपने देख लेना जरा। सबसे पहले तो बेटे एक असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी है, दूसरी डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी है, एंड थर्ड वन इज रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी है। असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी में होगा क्या कि लेट से कि ये आपके पास पेपर है जो कि स्टेशनरी फेज है, मोबाइल फेज इसके यानी कि स्टेशनरी फेज पे अपवर्ड मूव करेगा। तो अपवर्ड मूव करना आप इसे असेंडिंग मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग जो है वो क्रोमेटोग्राफी है। नेक्स्ट वन इज डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। इसमें होगा क्या कि मोबाइल फेज जो है वो मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि मोबाइल फेज विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। किस पर जी, स्टेशनरी फेज यानी कि पेपर पे मोबाइल फेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जबकि रेडियल क्रोमेटोग्राफी क्या होगी कि आप लेट से ये पेपर है आपके पास, आप पेपर के सेंटर में मोबाइल फेज अप्लाई करेंगे और मोबाइल फेज हर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा।
तो इट मीन्स के आप कौन सी पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज कर रहे हैं, इट डिपेंड्स के मोबाइल फेज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर तो मोबाइल फेज अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है, अगर मोबाइल फेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिसेंडिंग है, और अगर हर डायरेक्शन में मोबाइल फेज मूव कर रहा है तो इट इज रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब मैं जो है वो असेंडिंग मेथड को डिस्कस करूंगा। तो बेटे मैं ये साइड रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डायग्राम बनानी है, मैं साथ साथ यहाँ पे लिखता भी जाऊँगा, आप देखते जाइएगा जी जरा। तो इस तरफ हम डायग्राम बनाएंगे और साथ में हम क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस भी करते जाएंगे। तो आप करेंगे क्या, आप एक वटमैन्स पेपर जो है वो क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेंगे, तकरीबन 20 सेंटीमीटर जो है वो उसकी लेंथ होगी, सॉरी 5 to 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। तो बेटे आप करेंगे क्या, आप 20 सेंटीमीटर लोगे एक वैट्समैन पेपर क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेंगे, मैं डायग्राम बनाऊंगा साथ साथ जरा देखते जाइएगा। लेट्स से कि इट्स अ वटमैन्स क्रोमेटोग्राफिक पेपर जिसकी लेंथ मैंने कितनी ली जी, लेट्स से 20 सेंटीमीटर। ये हमारा स्टेशनरी फेज है, क्योंकि हम पढ़ ही पेपर क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं। पेपर क्रोमेटो आप कोई भी क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे उसमें एक केमिकल स्टेशनरी फेज होगा एंड सेकंड वन विल बी मोबाइल फेज। तो इस केस में वट्समैन पेपर ही हमारा जो है वो स्टेशनरी फेज है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप इसकी बेस पे तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, मैं ये डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप एक मार्जिन लाइन लगा दीजिए। ठीक है, अब इस मार्जिन लाइन पे आपने क्या करना है, लेट से आपको एक मिक्सचर बता दिया गया कि ये कोई मिक्सचर है, आपने बताना है कि इस मिक्सचर में कंपोनेंट ए मौजूद है, बी मौजूद है, सी मौजूद है, क्या ये तीनों कंपोनेंट मौजूद हैं या इनमें से कोई दो कंपोनेंट मौजूद है, एक कंपोनेंट मौजूद नहीं है। यानी कि आपने बताना है कि कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद है, कौन सा कंपोनेंट मौजूद नहीं है। तो आप देखें एक मिक्सचर है और 3 कंपोनेंट्स हैं, आप यहां पे टोटल 4 मार्क्स बनाएं, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक मार्क के नीचे आप m लिख दें, लेट से ये मिक्सचर के लिए आपने मार्क लगाया। सेकंड मार्क के नीचे आप a लिखें, b लिखें और c लिखें। अब आपने करना क्या है, आपने मिक्सचर का थोड़ा सा जो पार्ट है वो लेके यहां पे आप अप्लाई करेंगे, यानी कि बड़ी माइन्यूट सी क्वांटिटी में आप मिक्सचर अप्लाई कर देंगे इस मार्क m पे। जो a मार्क है यहाँ पे आप कंपोनेंट a जो है वो रखेंगे, इसी तरह b की थोड़ी सी अमाउंट यहाँ पे और c की थोड़ी सी अमाउंट जो है वो आप यहाँ पे लगाएंगे। अब आप इस सारे सिस्टम को ड्राई होने दें। जैसे ही आपको लगे कि ये स्पॉट या ये केमिकल्स ड्राई हो गए हैं, अब आपने इस स्टेशनरी फेज को डिप करना है मोबाइल फेज में। मोबाइल फेज क्या है, मैं डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ पे भी लिखता जाऊंगा साथ साथ। लेट्स से कि ये कोई एक कॉलम है और इस कॉलम में यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो कि एज मोबाइल फेज एक्ट कर रहा है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये क्या है, मोबाइल फेज है। अब आपने करना क्या है, आपने अपने स्टेशनरी फेज को जिस पे आपने मिक्सचर और कंपोनेंट्स को अप्लाई कर दिया, इस स्टेशनरी फेज को आप डिप कर देंगे किसमें, मोबाइल फेज में। और डिप आप किस तरह करेंगे, जरा ख्याल कीजिएगा कि लेट से ये आपके पास क्रोमेटोग्राफिक पेपर था जिस पे आपने मिक्सचर और कंपोनेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर दिए। ये वो मार्जिन लाइन थी जहां पे मिक्सचर है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी आपने अप्लाई किए। आपने पेपर को इस तरह डिप करना है कि कोई 5 to 6 मिलीमीटर पेपर जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी मोबाइल फेज में डिप होगा। आपने जो मार्क लगाए वो मोबाइल फेज से बाहर ही होंगे। अब आपने करना क्या है, आपने ऊपर से सिस्टम को सील कर देना है ताकि
कोई बाहर के वेपर अंदर ना आए या अंदर से बनने वाले वेपर जो हैं वो बाहर ना जाए, या एक होमोजेनियस सा एटमॉस्फेयर बन जाए अंदर। अब नेक्स्ट क्या होगा, आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अपवर्ड मूव कर रहा है और जो पेपर है वो वेट होना शुरू हो गया। जब 3/4 यानी कि ऑलमोस्ट 70% पेपर वेट हो जाए, यानी कि सॉल्वेंट या मोबाइल फेज 70% पेपर पे अपवर्ड रेस कर जाए, तो आपने करना क्या है, आपने इस पेपर को यहां से निकाल लेना है। मोबाइल फेज अपवर्ड मूव किया, इसलिए ये कौन सी क्रोमेटोग्राफी है, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी है। आपने पेपर को बाहर निकाल लेना है। अब आपने देखेंगे तो पेपर के ऊपर एक पैटर्न बन चुका होगा। अगर आप बुक पे देखें पेज 36 पे, तो आपको बुक पे भी पेपर पे बना हुआ एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, जिससे वो क्रोमेटोग्राम का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं उस क्रोमेटोग्राम को यहां पे ही डिस्कस करूंगा कि लेट्स से आपने पेपर निकाला और जो पेपर है उस पे जो पैटर्न आपको मिला, ये मिक्सचर था। लेट्स से ये कंपोनेंट ए था, ये कंपोनेंट बी था, ये कंपोनेंट सी था। मिक्सचर के कुछ एक मार्क आपको यहां पे मिला। लेट्स से मिक्सचर के 2 स्पॉट मिले आपको। कंपोनेंट ए का स्पॉट लेट्स से ये कंपोनेंट बी का स्पॉट, और लेट्स से ये कंपोनेंट सी का स्पॉट। बेटा मैं थोड़ा सा इन्हें डिफरेंशिएट कर देता हूं। ये कंपोनेंट ए के स्पॉट्स आ रहे हैं, सॉरी मिक्सचर के। ये कंपोनेंट ए का स्पॉट मिला आपको, ये कंपोनेंट बी का स्पॉट मिला आपको, और ये कंपोनेंट सी का स्पॉट मिला आपको। शायद अब डायग्राम थोड़ी सी क्लियर होना शुरू हो जाए। अब आप देखेंगे कि मिक्सचर में 2 कंपोनेंट मौजूद हैं। जितने स्पॉट मिलेंगे उतने कंपोनेंट्स मौजूद होंगे। मिक्सचर के 2 स्पॉट आ रहे हैं आपके पास, इसका मतलब 2 कंपोनेंट मौजूद हैं। कौन कौन से हैं, आप लाइन लगाएं, अगर देखें तो एक सी कंपोनेंट मौजूद है और दूसरा बी कंपोनेंट मौजूद है, क्योंकि सी का स्पॉट और मिक्सचर का स्पॉट बिल्कुल आमने सामने है, और इसी तरह बी का स्पॉट और मिक्सचर का स्पॉट बिल्कुल आमने सामने है। तो अगर आप देखेंगे तो मिक्सचर में कंपोनेंट सी मौजूद है और इसी तरह मिक्सचर में कंपोनेंट बी मौजूद है। ए कंपोनेंट जो है वो मिक्सचर में मौजूद नहीं है। तो इसी क्रोमेटोग्राम को देखते हुए आपसे नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं कि बताएं कौन कौन से कंपोनेंट मिक्सचर में मौजूद हैं, कौन सा वो कंपोनेंट है जो मिक्सचर में मौजूद नहीं है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लिहाजा आगे चलते हैं जी अपनी बात को लेकर। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा अबाउट रिटार्डेशन फैक्टर। मैं आरएफ वैल्यू लिख रहा हूं जी। आरएफ वैल्यू क्या है, वो कहते हैं जी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय मोबाइल फेज फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। आरएफ वैल्यू क्या है बेटा, जरा देखिएगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। अब ये बड़ी हाईलाइट सी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। इसमें कोई आपने कोई मैथमेटिकल फॉर्म या मैथमेटिकल वैल्यूज अप्लाई नहीं करनी, आपको जस्ट बता दिया गया कि ये फार्मूला आप यूज करेंगे। अब इस फार्मूले में हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का पता होना चाहिए। देखिए बेटे, मैंने आपसे कहा था कि आपने वाटसमैन पेपर को आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिप कर दिया। होगा क्या कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि मोबाइल फेज अपवर्ड मूव करेगा, और जब 70% पेपर वेट हो जाए तो आपने इसको बाहर निकाल लेना है। अब ये वो मार्क है जहां तक सॉल्वेंट ने मूव किया, ये वो मार्क है जहां तक सॉल्वेंट ने मूव किया, ये वो डिस्टेंस है जो सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट, तो ये वो डिस्टेंस है जो सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया। और दूसरा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट,
तो लेट से कि यहाँ पे अगर आपको कंपोनेंट ए का मार्क मिल रहा है तो लेट से ये वो डिस्टेंस है जो कंपोनेंट ए ने ट्रेवल किया, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। लेट्स सपोज जितने सेंटीमीटर ये है आप इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और सॉल्वेंट ने जितना सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर में डिस्टेंस ट्रेवल किया आप लिखेंगे और आपके पास RF वैल्यूज भी आती जाएंगी इनकी, ठीक है। हर कंपोनेंट के लिए आप अलग से RF वैल्यू मालूम करेंगे। RF वैल्यू क्या है? रिटार्डेशन फैक्टर है। रिटार्डेशन फैक्टर हमें बताएगा कि कोई कंपोनेंट कितना स्टेशनरी फेज में रिटेन करेगा। अब बेटे लास्ट में इसके यूजेस आ जाएंगे क्रोमेटोग्राफी के। अगर आप इसके यूजेस देखें तो 3 तरह के इसके यूजेस उन्होंने बता दिया आपको। यूजेस में सबसे पहले वो कहते हैं जी कि अगर आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस करते हैं तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन वगैरह के लिए आप इसे इस्तेमाल करेंगे। मतलब इसका क्या है, आपने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, अब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में इम्प्योरिटीज मौजूद हैं, आपने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इम्प्योरिटीज से आइसोलेट करना है, प्योरीफाई करना है, तो इन पर्पसेस के लिए आप क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे। इसके अलावा आप इसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये इसके यूजेस हैं। और बाकी बड़ा इजी सा टॉपिक था। टॉपिक ये था बड़ा आसान, आपको एज लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी मुश्किल थोड़ा सा इसलिए था बिकॉज हम विदाउट अप्रेंटिस इसे डिस्कस कर रहे थे। बहरहाल वापस आते हैं। आपने क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से देखना है। आपने स्टेशनरी फेज की डेफिनेशन को, आपने मोबाइल फेज की डेफिनेशन को, इसके अलावा जो नेक्स्ट अगर आप आगे चलें तो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या है, आपको इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप पेपर क्रोमेटोग्राफी में आते हैं तो 3 तरह की पेपर क्रोमेटोग्राफी है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है और रेडियल, आपको इनका पता होना चाहिए। फाइनली आपको क्रोमेटोग्राफी के यूजेस का पता होना चाहिए। तो बेटे इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। कल हमने तकरीबन सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब नेक्स्ट कुछ एक MCQ, मेरा ख्याल एक ही MCQ था और एक क्वेश्चन था जो क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड था, मैंने नहीं करवाया वो आपको। अब पेज नंबर 38 पे अगर आप देखें तो MCQs हैं। MCQ नंबर 5 देखिएगा, द कंपैरेटिव रेट्स एट विच द सोल्यूट मूव इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी डिपेंड्स अपॉन। देखिए बेटे, कोई सोल्यूट या कोई कंपोनेंट कितना अपवर्ड मूव करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन RF फैक्टर। मैं ऑलरेडी यहाँ पे फार्मूला भी लिख सकता हूँ, तो आप RF फैक्टर वाली ऑप्शन को टिक कर लीजिए। MCQs हमारे कंप्लीट हो गए हैं, बाकी सारे हमने कल डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बेटे, बल्कि पहले क्वेश्चन नंबर 7 पे आए। द फॉलोइंग फिगर शोज द डेवलप्ड क्रोमेटोग्राम ऑन पेपर विद 5 स्पॉट्स। तो इसमें एक अननोन मिक्सचर है जिसे उसने X का नाम दे दिया और 4 सैंपल्स बता दिए A, B, C, D। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, जरा डायग्राम को देखिए, बल्कि मैं बोर्ड पे डायग्राम बना देता हूं। बोर्ड जो डायग्राम बुक में दिखाई गई दैट इज एक क्रोमेटोग्राम है जिसमें पैटर्न भी दिखा दिया गया आपको। उन्होंने कहा जी कि लेट से ये क्रोमेटोग्राम है, ठीक है, ये मार्क था X के लिए, X यहां पे मिक्सचर था, कंपोनेंट A है, कंपोनेंट B है, कंपोनेंट C है और इसी तरह कंपोनेंट D है। अगर आप X को देखें तो X के 2 मार्क्स उन्होंने दे दिए आपको। एक उन्होंने कहा जी कि X का ये स्पॉट आ रहा था जी और दूसरा स्पॉट लेट से यहां पे आ रहा है। इसी तरह अगर आप A के लिए देखें तो A का जो स्पॉट आ रहा है वो लेट से यहां पे आ रहा है जी। अगर आप B देखें तो B का स्पॉट यहां पे आएगा। C अगर आप देखें तो C का जो स्पॉट आ रहा है वो आपके पास यहां पे, और इसी तरह अगर आप D देखेंगे तो D भी यहां पे आपको स्पॉट दे रहा है और D का इसके साथ साथ बिल्कुल यहां पे A के सामने स्पॉट आ रहा है। अब बज़ाहिर पहली बार जब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं ये क्या बना दिया है, लेकिन अगर मैं सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट कर दूं, ये X के लिए X के 2 स्पॉट मिले आपको, A का आपको एक ही स्पॉट मिल रहा है, B के आपको 2 स्पॉट एक स्पॉट मिल रहा है, C का भी एक स्पॉट मिल रहा है और D का 2 स्पॉट मिल रहे हैं आपको। उन्होंने आपसे क्वेश्चन पहले ये किया कि इस मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद हैं।
आप देखिए कि मिक्सचर के दो स्पोर्ट आए हैं आपके पास, कौन से वो कंपोनेंट है जिनके स्पोर्ट बिल्कुल मिक्सचर के सामने आ रहे हैं। तो अगर आप देखें बी का स्पोर्ट आ रहा है, इसी तरह सी का भी स्पोर्ट आ रहा है, डी का स्पोर्ट भी आ रहा है, लेकिन डी हम इसलिए अज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि डी का एक ऐसा स्पोर्ट भी है जो कि मिक्सचर में मौजूद नहीं है, इसलिए डी को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स मौजूद हैं, एक कंपोनेंट बी है और दूसरा कंपोनेंट सी है। जो स्पोर्ट मिक्सचर के सामने आएंगे वो मिक्सचर में मौजूद हैं, जो मिक्सचर के किसी स्पोर्ट के सामने नहीं है वो मिक्सचर में मौजूद नहीं है। अब वो कौन सा कंपोनेंट है जो मिक्सचर में मौजूद नहीं है? ऑब्वियसली ए है जो मिक्सचर में मौजूद नहीं है। और इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा वो कंपोनेंट है जो कि प्योर नहीं है बल्कि उसमें इम्प्योरिटी है। तो अगर आप डी देखेंगे तो डी के दो स्पोर्ट आ रहे हैं, इसका मतलब डी दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर है। कौन कौन से कंपोनेंट का? एक तो डी में सी भी मौजूद है और दूसरा डी में ए मौजूद है। तो डी जो है वो सी और ए का मिक्सचर है। तो ये बेटे कुछ क्वेश्चन थे, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होगी आज। चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। दोबारा चैप्टर 2 के बारे में सुन लें कि इस चैप्टर में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपने करना क्या है, आपने सारी डेफिनेशंस याद करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसी तरह आज जो हमने क्रोमेटोग्राफी पढ़ी इसकी आपको एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या है, पार्टीशन क्या है, मोबाइल फेस क्या है, स्टेशनरी फेस क्या है, क्रोमेटोग्राफी इटसेल्फ क्या है, ठीक है। इसी तरह पीछे जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, सब्लिमेशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। क्रिस्टलाइजेशन में एक दो शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं आपके पास, में साथ साथ बताता भी रहा हूँ कि ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स या डीकलराइजिंग ऑफ क्रिस्टल्स, और इसी तरह चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, ये सारी शॉर्ट क्वेश्चन बेटे आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। आसान चैप्टर है, आप एक बार इसे अच्छी तरह पढ़ेंगे आपको चीज़ें जो हैं वो आसान लगना शुरू हो जाएंगी। आखिर का जो हमारा चैप्टर था पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला टॉपिक था हमारा, मैंने उसे बोर्ड पे नोट्स की तरह नहीं लिखा जिस तरह मैं डेली लिखता हूँ। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं लिख तो दूँ, सारा टाइम वेस्ट होगा। दूसरा ये कि एज इट इज़ इस तरह का क्वेश्चन नहीं आपसे पूछा जाएगा कि आप उसको प्रिपेयर करें, आपको जस्ट इसका तरीका पता होना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि इतनी लंबी आपने स्ट्रिप लेनी है, मार्जिन लाइन इतनी लगानी है, मार्क्स लगा देने हैं, और उसके बाद आपने मिक्सचर और कंपोनेंट सप्लाई कर देने हैं और डिप कर देना है मोबाइल सॉल्वेंट में, और बाकी सारा प्रोसीजर चलता रहेगा। तो बेटा ये आज का टॉपिक था। एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डेली का काम डेली कीजिए, घर पे रहें, सेफ़ रहें, अपने घर वालों को भी सेफ़ रखें, और अपनी जो है ना वो डू योर लेवल बेस्ट इन योर स्टडीज़। बट अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।